हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? किस समुद्र में बने तूफान मेचोंग ने दक्षिण भारत में वहां तबाही मचाई है? डाकघर विधेयक 2023 उसमें क्या प्रावधान है जिसकी वजह से ये काफ़ी चर्चा में है मीडिया में? COP28 उसमें कई इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए। ये भी हुआ है कि कमज़ोर देशों को पर्यावरण संबंधित मदद के लिए एक फंड बनाया जाए। तो इंडिया की क्या भूमिका है? विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 आई है, उसमें उसके अनुसार कितने मामले भारत में हैं मलेरिया के। रेल मंत्रालय ने ट्रेन से हाथियों को बचाने के लिए एक खास प्रणाली उसको विकसित किया है, पेश किया है। तो क्या है उसका नाम? अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा ने पारित कर दिया है। तो इसमें क्या खास है, क्यों ये चर्चा में है? तो कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इसके अलावा भी उन पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, आपको इन्फॉर्म कर दूं, जनवरी से लेकर नवंबर तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा देखिएगा जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और PDF भी मिल जाएगा। उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? आंसर होगा रिज। क्या है? रिज। न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में। रिज जो वर्ड है वो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है और इसी वजह से वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने, जो कि डिक्शनरी भी पेश करता है जो प्रेस है वो। ओके, तो रिज शब्द का अर्थ क्या हुआ? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का कहना है कि रिज का शब्द जो है ना वो करिश्मा शब्द से लिया गया है। रिज एक व्यक्ति के शैली, आकर्षण, चार्म, स्टाइल के माध्यम से एक रोमांटिक साथी को आकर्षित करने की क्षमता के संदर्भ में है। मतलब कि इस किसी व्यक्ति को आकर्षित करना या बातचीत करना, ये भी है रिज है। ओके, अब सवाल होगा कि ये चर्चा में कैसे आया ये शब्द कि इतना पॉपुलर हो गया है ये। देखिए 2023 की शुरुआत की बात है। एक बार जब स्पाइडरमैन जो फिल्म आती है स्पाइडरमैन, तो उसका जो एक्टर है टॉम हॉलैंड, उनसे पूछा गया कि उनके रिज का क्या रहस्य है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह का दर्द नहीं है, मेरे पास लिमिटेड रिज है। तो उसके बाद में ये रिज जो शब्द है वो काफ़ी चर्चा में रह गया। कैसे चुना गया रिज? देखिए, एक वोटिंग ऑनलाइन करवाई गई थी। 8 वर्ड को शॉर्टलिस्ट किया गया था, उनमें से एक जो है वो विजेता हुआ। तो 32,000 वोट मिले रिज को। ठीक है, दूसरे और भी शब्द थे जैसे प्रॉम्प्ट, सिचुएशनशिप, स्विफ्टी वगैरह वगैरह। ओके, और अगर सवाल हो कि 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, यानी पिछली बार, तो वो ग्लोबिन मोड। ग्लोबिन मोड उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बिना किसी अफसोस के, मतलब आलसी हो जाते हैं, सामाजिक जो मानदंड है उसको अस्वीकार करते हैं। दरअसल ये कोविड-19 के दौरान महामारी में ये ग्लोबिन नाम से, यानी ग्लोबिन मोड जो है ना चर्चा में था। ओके, तो अभी 2023 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है रिज। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्यसभा ने डाकघर विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। तो कानून बनने पर यह विधेयक किस वर्ष बने भारतीय डाक अधिनियम की जगह लेगा? आंसर होगा इसका 1898। 125 साल पुराना कानून बदला जा रहा है। तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो उसके पहले दिन यानी 4 नवंबर को ये डाकघर विधेयक 2023 पारित कर दिया गया राज्यसभा में। और इसी के साथ 125 साल पुराना जो भारतीय डाक घर अधिनियम है उसको निरस्त करने का प्रावधान है, मतलब इसमें प्रावधान है। ओके, तो डाकघर से रिलेटेड काफ़ी कुछ बदलाव इस विधेयक के जरिए किया जा रहा है, संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, तो डाकघर, अच्छा, इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद में और डिटेल बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डाकघर विधेयक 2023 में किस प्रावधान की वजह से यह चर्चा में रहा है? अभी चर्चा में काफ़ी ज़्यादा अखबारों में और संसद में भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई। आंसर का डी, यानी राज्य की सुरक्षा के हित में अधिकारी जो हैं वो किसी भी वस्तु को खोल सकते हैं, उसको रोक सकते हैं या हिरासत में ले सकते हैं। उनका अधिकार होगा। हिरासत में लेना मतलब अपने कब्जे में ले लेना। तो इससे पहले तक जो भी था ये अधिकार नहीं थे कि डाकघर के किसी अधिकारी को, मतलब ये पावर नहीं था कि किसी पैकेट को वो रोक लें या खोल दें
या उसको कब्जा में रख लें। तो यहाँ पर राज्य की सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा हो रही है, स्टेट मतलब यहाँ कंट्री के बारे में बात हो रही है। तो उसकी सुरक्षा से संबंधित अगर कोई मामला आएगा तो ऐसा किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। देखिए अनौपचारिक रूप से पहले भी ये होता था, लेकिन इसको अदालत में चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन अब क्या है, अब कानून में ही इसका प्रावधान किया जा रहा है। तो डाकघर विधेयक 2023 है, तो उसके ये प्रावधान उसमें किया गया है कि केंद्र सरकार जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी अधिकारी को राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ या विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में डाक से भेजे जा रहे यानी पोस्ट से भेजे जा रहे सामान, पार्सल, उन सबको रोकना, खोलना और उसको कब्जा में लेना, इन सब का अधिकार उनको दे दिया गया। और इस मुद्दे पर विपक्ष ने काफ़ी कुछ चर्चा की, कहा कि अधिकारियों को अगर इस तरीके से खुली छूट मिलती है तो निजता के अधिकार को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। हालांकि जो संचार मंत्री हैं, कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस मामले को, इस बात को खारिज कर दिया। ठीक है, इसमें और भी बातें हैं कि देश की जो डाक सेवा के जो महानिदेशक होते हैं उनको काफ़ी कुछ अधिकार दिए जा रहे हैं। अब भारतीय डाक महानिदेशकों के पास नियम बनाने के साथ साथ सर्विसेज के लिए शुल्क तय करने का भी अधिकार होगा। प्रस्तावित कानून के अनुसार नियमों और कानून में बदलाव करने के लिए जो केंद्र सरकार जो है अधिसूचना जारी कर सकेगी। ठीक है, अब इस पर सरकार ने क्या कहा है, कहा कि ये नया कानून जो है ना वो इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि किस तरीके से डाकघरों और डाकियों को केवल मेल डिलीवरी तंत्र के तहत नहीं रखा जाएगा, बल्कि एक व्यवहारिक बैंक के रूप में उसको बदला जा रहा है। जहां पहले 666 डाकघर बंद थे, वहीं 2014 से 2023 के बीच में 5000 नए कार्यालय वगैरह खोले गए हैं। ठीक है, डाक विभाग है। तो इम्पॉर्टेंट ये चर्चा का विषय है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपको बताऊं कि इसका पीडीएफ जो है ना वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, दोनों हिंदी और इंग्लिश का। और हाँ, अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है और उसकी तैयारी हो सकती है इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। इसके ज़रिए क्या मिलता है आपको, अगले 1 साल तक यानी 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और पिछले भी मिल जाएंगे 2023 के, 2022 के भी, ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। और वो पीडीएफ कई तरीके के होते हैं, मतलब कि वन लाइनर भी होता है, एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू विद नोट्स भी होता है, और वीडियो के लिंक भी होते हैं जिसमें मैं बता रहा हूँ वो सब कुछ वहाँ भी क्लिक करेंगे और वीडियो ओपन हो जाता है। ओके, और साथ में डेली मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, वीकली मॉक टेस्ट और मंथली मॉक टेस्ट अवेलेबल है, ताकि जांच सके कि कैसे तैयारी चल रही है आपकी। और इसी मेंबरशिप के ज़रिए फ्री में इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं, देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ मिलता है। ओके, और ये एक हेल्पलाइन नंबर भी है, तो उसके ज़रिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर चैट के ज़रिए। बहुत मामूली सा प्राइस है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। COP28 समिट में कमज़ोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए किस फंड की मंजूरी दी गई है? आंसर होगा लॉस एंड डैमेज फंड। क्या है? लॉस एंड डैमेज फंड। तो हिंदू में आप न्यूज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो घोषणा तो अभी हुई है, दुबई में जो चल रहा है COP28 समिट। हालांकि इसकी घोषणा जो ना पिछले साल हुई थी, मिस्र में जो आयोजित हुआ था शर्म अल शेख नाम के जगह में COP27, तो उसमें ये घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसको मंजूरी दे दी गई है, फाइनल कर दिया गया है लॉस एंड डैमेज फंड। ओके, क्या है ये लॉस एंड डैमेज फंड? तो ये जलवायु परिवर्तन के जो व्यापक जो प्रभाव हैं, इफ़ेक्ट्स हैं, उसका सामना करने वाले देशों के बचाव पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए ग्लोबल वित्तीय पैकेज है। ठीक है, क्या हो रहा है? जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हम लोग देख रहे हैं तूफान आ रहा है, सूखा पड़ रहा है। ओके, अभी जो जलवायु परिवर्तन की वजह से ही दिसंबर चल रहा है और इस वक्त ठंड जो है ना वो कम है। और मौसम विभाग ने ये भी कहा है भारत में अभी दिसंबर में पिछले सालों की तुलना में दिसंबर में कम ठंड होगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट मतलब हर देश झेल रहा है।
उसके मौसम पे इफ़ेक्ट हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो ये सब हो रहा है। तो उसकी वजह से वहाँ की फसलें, वहाँ का जनजीवन, अब आगे बताएंगे हम। मलेरिया रिपोर्ट आई है, मलेरिया भी जो बढ़ रहा है वो पर्यावरण में जो गर्मी आ रही है उसकी वजह से उसके मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक, उस पर भी चर्चा हुई। तो इसलिए क्या है ना, लॉस एंड डैमेज फंड एक बनाया गया है और इसमें ये तय किया गया है कि अलग अलग देश जो हैं वो उसमें हिस्सेदारी देंगे, अलग अलग संघ। जैसे कि यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन जो है ना, वो $145 मिलियन वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा। यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई वो $100 मिलियन कंट्रीब्यूट करेगा। जर्मनी ने भी $100 मिलियन कंट्रीब्यूट करने का ऐलान किया है। यूनाइटेड किंगडम ने $50.6 मिलियन कंट्रीब्यूट करने का ऐलान किया है। अमेरिका ने $17 मिलियन कंट्रीब्यूट करने की बात कही है। जापान ने $10 मिलियन। ओके, तो ये एक पॉजिटिव शुरुआत कही जा रही है। तो फिलहाल इतने देशों ने ये तय किया है कि इस फंड में ये हम जमा करेंगे। ये सब अमीर देश हैं, ठीक है। तो और ये फंड जो है ना वो कमज़ोर देशों के लिए या डेवलपिंग जो कंट्री हैं उन सब के लिए होगा। द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार वर्ल्ड बैंक जो है ना वो 4 साल के समय के लिए फ़ंड की अंतरिम मेज़बानी भी करेगा। ओके, और इस फंड के लिए भारत के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने वहाँ पर यानी COP28 में दुबई में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया तो उसके वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र को एक तरह से धन्यवाद भी दिया है कि इस पूरे आयोजन में एक इम्पॉर्टेंट ये बात हुई है। ओके, तो कमज़ोर देशों को सवाल है कि फ़ंड देने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। देखिए, लॉस एंड डैमेज जो फ़ंड है उसमें मुआवजे से संबंधित है। मतलब कि जैसे अमीर जो देश हैं वो औद्योगिक विकास कर चुके हैं और वो कर भी रहे हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जिससे ग्रह जो है ना पृथ्वी, उसके जलवायु पर संकट हुआ है। तो गरीब देशों को भुगतना ज़्यादा पड़ रहा है। जैसे कार्बन, जहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट कम है, लेकिन चूँकि जैसे समुद्र का लेवल बढ़ रहा है तो उसे दिक्कत आ रही है, बाढ़, भयानक सूखा, ये सब का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए कमज़ोर देशों को फंड की आवश्यकता हुई है। भारत को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात ये रही। चलें अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। COP28 पर कई सारे इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही हैं, डिसीजंस हो रहे हैं, तो उसको एक एक करके तो मैं दे रहा हूँ। लेकिन जब ये समाप्त हो जाएगा आयोजन COP28, तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट जो फैसले हैं उस पर मैं एक अलग करंट अफेयर्स के वीडियो में ही पूरा बता दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर ये पसंद आ रहा हो, लाइक बटन जरूर दबा देना और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल, वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा WHO की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में मलेरिया के कितने मामले सामने आए हैं? 2022 में ये जो रिपोर्ट है 2023, इसमें सारे आंकड़े ज़्यादातर 2022 के हैं। तो आंसर होगा इसका 33,89,000। ठीक है, इतने मामले भारत में 2022 में आए हैं। तो ये जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है ना, ये वाला, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मरीजों के मामले में भारत का स्थान 21वां है, 21वें स्थान पर है। और WHO ने अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कितने प्रतिशत मामले भारत में थे? आंसर होगा 66%। 66% की बात हो रही है। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की बात हो रही है WHO के, तो यहाँ एक सवाल ये भी हो सकता है कि उसकी क्षेत्रीय निदेशक कौन हैं? तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल, ओके, भारत की हैं। और डॉक्टर साइमा वाजेद वो चुनी गई हैं नई क्षेत्रीय निदेशक दक्षिण पूर्व एशिया की, जो कि 1 फरवरी 2024 से कार्यभार संभालेंगे। ओके, अभी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की WHO की रीजनल डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। तो अब यहाँ पर चूँकि दक्षिण पूर्व एशिया की बात हो रही है क्षेत्र की, तो कौन कौन से देश जो हैं उसमें आते हैं? तो 11 देश हैं उसमें। आप इसको एग्जैक्ट उस ढंग से मत समझना कि ये दक्षिण पूर्व एशिया मैप के ज़रिए ही हम इसको कवर करेंगे। ठीक है,
दरअसल डब्ल्यूएचओ ने अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग हिस्सों में बांट रखा है। तो एक उसमें से एक हिस्सा है दक्षिण पूर्व एशिया। उसमें बांग्लादेश, भूटान, कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और तिमोर लेस्ते हैं। अगर हम मैप के ज़रिए इस चीज़ को देखेंगे तो आपको बताता हूँ कहाँ पर कितने इलाके जो हैं वो इसमें आते हैं, क्योंकि ये डिफ़ाइन किया हुआ है। ये इसमें क्या है, यहाँ से लेकर आप देखिए ये भारत, ये श्रीलंका, इधर होते हुए यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये इस तरीके से। ओके, ये वापस आएंगे यहाँ, और ये थाईलैंड वगैरह वगैरह इतने हैं। ये जो इलाके हैं, ये जो देख रहे हैं आप, वो सब दक्षिण पूर्व एशिया जो रीजनल क्षेत्र है उसमें आता है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया क्यों है यहाँ पर इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में, तो वो अब ये डब्ल्यूएचओ ने तय किया हुआ है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे कि किस देश में कितने मलेरिया के मामले आए हैं, तो वो मेरे बगल में आप देख रहे हैं। भारत में 33,89,000। ओके, फिर उसके बाद स्थान है इंडोनेशिया का, फिर म्यांमार, फिर थाईलैंड, कोरिया वगैरह वगैरह। चूँकि भारत की आबादी भी ज़्यादा है तो इसलिए भी हो सकता है कि इस वजह से भी ज़्यादा मामले सामने आए। हालांकि ये जो संख्या जो ज़्यादा पाई जाती है उसको नेगेटिव रूप में नहीं देखा जाता है। टीबी के मामले में ये देखा जाता है कि चूँकि ज़्यादा मामले मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा डिटेक्ट कर पा रहे हैं, हमारी पहुंच कितनी ज़्यादा दूर तक है। ऐसा कोई टीबी का मरीज ना बचे जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या होगा, अगर ऐसा छूट गया, अगर कोई देश ये बताने लगा कि नहीं हमारे पास तो बहुत कम मामले हैं टीबी के, छिपाने लगे, तो उससे क्या होगा, लोगों का इलाज नहीं होगा, फिर वो टीबी जो बीमारी है वो और तेज़ी से उस देश में फैलने लगेगी। ठीक है, तो ये पूरी स्थिति हम देख रहे हैं। ओके, अच्छा, अगर बात हो कि कितनी मौतें हुई हैं, तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया से होने वाली जो मौत है उसमें 77% तो कमी आई है। 2020 में लगभग 35,000 मौतें हुई थी, और 2022 में इस क्षेत्र में यानी दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ का जो है उसमें 8,000 मौतें हुई हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात और कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं कि 2022 में कुल कितने केस थे, तो ग्लोबल स्तर पर 249 मिलियन मलेरिया के मामले आने का अनुमान था। ठीक है, और उनमें सबसे ज़्यादा नाइजीरिया में मरीज पाए गए हैं 2022 में। ओके, और सबसे ज़्यादा मरीज वाले 5 देश की बात करेंगे तो नंबर 1 नाइजीरिया है, सेकंड पे कांगो, थर्ड पे युगांडा, फोर्थ पे मोजाम्बिक है, और फिफ्थ पे अंगोला है। और अगर वैश्विक अनुमान देखेंगे दुनिया भर में कितने 5 वर्षों में मौत हुई है मलेरिया से, तो दुनिया की बात करेंगे तो 6,08,000 मौत तो 2022 में हुई है। पिछले जो आंकड़े दिखाए थे वो मैंने दक्षिण पूर्व एशिया का बताया था 8,000 मौतों का। यहाँ पूरी दुनिया की बात करेंगे तो 6,08,000 मौतें हुई हैं। उससे पहले थोड़ी सी ज़्यादा थी, 6,10,000 मौतें थी 2021 में। ओके, मुझे लगता है कि मलेरिया के बारे में जानते होंगे, उसके लक्षण वगैरह जो है, शुरुआत में बुखार होता है, सिर दर्द, ठंड बहुत कपकपी लगती है। ठीक है, और ये मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन के भीतर ये दिखाई देने लगते हैं लक्षण। ठीक है, ओके, तो डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका क्या कहना है इस मामले में। उनका ये कहना है कि यानी जो महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, तो उनका कहना है कि जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से मलेरिया के खिलाफ जो अभियान है उसमें एक चुनौती मिली है, क्योंकि ये जो जहाँ अगर बारिश ज़्यादा हो गई या गर्मी ज़्यादा हो गई तो उसकी वजह से मलेरिया का ख़तरा और ज़्यादा बढ़ता है, और उससे लड़ाई जो है ना वो काफ़ी दिक्कत होती है। तो मलेरिया वैक्सीन का टीका भी अब आ चुका है, डब्ल्यूएचओ ने मंजूरी दे दी थी अक्टूबर 2021 में ही। RTS नाम से ये वैक्सीन है, और भी कुछ वैक्सीन वो घोषित है। और यहाँ इस रिपोर्ट में यानी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2023 में कुछ देशों का भी जिक्र किया गया है कि कौन कौन से देश वो मलेरिया फ्री घोषित हैं। तो एक तो बेलीज़ है, 2023 में घोषित हुआ, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, ये भी 2023 में, चीन 2021 में ही मलेरिया फ्री घोषित किया जा चुका है, हमारे पड़ोसी। ओके, अल सल्वाडोर वो 2021 में, अल्जीरिया 2019 में, अर्जेंटीना 2019 में,
पराग हुआ वो 2018 में, उज्बेकिस्तान 2018 में ये मलेरिया फ्री हो चुका है। ओके, वहाँ पर मलेरिया के एक भी मामले नहीं हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सॉइल डे। आंसर का 5 दिसंबर को। ठीक है, हर साल 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। आंसर का 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य ये है कि शहीदों और वर्दी में जो पुरुष हैं उनको सम्मान दिया जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है? किससे बचाने के लिए? ट्रेन से बचाने के लिए। आंसर का गजराज सुरक्षा कवच। ठीक है, भारतीय रेलवे ने ये एक इनिशिएटिव शुरू किया है, AI बेस्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ठीक है, तो हो ये रहा है कि जिस इलाके में हाथी है तो वहाँ रेल की पटरियाँ भी हैं, तो जब वो क्रॉस कर रहे होते हैं, ट्रेन बहुत तेज़ी से आ रही होती है, उसमें एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इस वजह से इस प्रणाली को शुरू किया गया है, यानी गजराज सुरक्षा कवच। ओके, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में इसको ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल किया गया था और अब इसको पूरे देश में शुरू किया जाएगा। तो जो सुरक्षा कवच है, इसमें ये होता है कि वो जो ज़मीन की जो तरंग है, यानी जो वज़न आता है, तो उससे दबाव तरंगों को महसूस करके हाथियों के पैर से जो उत्पन्न कंपन होता है ना, उसको पहचान लेता है। हाथी जब चलेगा, बहुत वजन होता है, तो उससे जो कंपन होगी उसको पहचान लेगा और ऐसे में जानकारी वो स्टेशन मास्टर को संबंधित मिल जाएगी और फिर वो इस आधार पर ट्रेन को वो रोक सकता है। तो रेलवे का ये दावा है कि इसकी वजह से, सुरक्षा कवच की वजह से, जो हाथियों की पहचान दर है वो 99.5% है और 200 मीटर पहले ही हाथियों के आने की जानकारी मिल जाती है। तो इससे ये होगा कि हाथियों की सुरक्षा हो पाएगी, खासतौर पे किन इलाकों में? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, असम, केरल, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, इन सब इलाकों में। ओके, क्योंकि 10 साल में 200 हाथियों की मौत हो चुकी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लोकसभा ने अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 यानी एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 पारित किया है। तो इसमें नया प्रावधान क्या है? आंसर का अदालत में दलालों की भूमिका पर रोक। तो इस बिल को अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन करने के लिए पेश किया गया है और लोकसभा ने 4 दिसंबर को इस बिल को पास कर दिया है। ठीक है, तो इसमें यही होगा कि अब तमाम जितने भी हाई कोर्ट हैं और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वहाँ पर दलालों की लिस्ट तैयार होगी, पब्लिश किया जा सकेगा और मतलब कोई भी कानूनी जो काम होना है वो अधिवक्ता तो करें, लेकिन बीच में कोई दलाल ना है और न ही किसी जो कोई वादी है, यानी जो मुकदमा लड़ रहा है, जो व्यक्ति है, वो उसको मतलब वो खरीदा बेचा ना जा सके। मतलब ऐसा भी होता है ना कि एक दलाल लेकर आया ग्राहक और उसने दूसरे दलाल को बेच दिया या दूसरे वकील को बेच दिया, ये कि इसका मामला आपको लड़ना है और कमीशन मिल गया। बेचने का मतलब ये हो कि कमीशन खोरी हो गई, दलाली मिल गई। तो वो सब बंद करने का, ये काम करने का, ये इस विधेयक में जो है वो प्रावधान किया गया है कि वो बंद किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस समुद्र में बने तूफान मिचोंग ने दक्षिण भारत में तबाही मचाई है? आंसर का बंगाल की खाड़ी। मिचोंग नाम किस देश ने दिया है? तो है म्यांमार ने दिया है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में ये 2 दिसंबर को उठा था साइक्लोन और 5 दिसंबर को ये साइक्लोन टकरा गया। यहाँ पर टक्कर हुई है इसकी और ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के तट से ये टकराया है और मौसम विभाग का कहना है कि करीब 1 बजे ये तूफ़ान जो टकराया है नेल्लर, मछलीपट्टनम जैसे जगहों पर। ठीक है, और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा यहाँ पर चली है। तूफ़ान आगे जो है ना वो कमज़ोर होगा। ये इस तरह से आगे ये तूफ़ान ये चला गया है, इस तरीके से देखिए ये टक्कर हुई है और फिर आगे बढ़ गया है, फिर कमज़ोर पड़ गया है। तो ये बंगाल की खाड़ी में ये तूफ़ान आया है और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। नुकसान की स्थिति तो देखिए, एयरपोर्ट पर पानी भरा हुआ है, जो प्लेन है वो भी पानी के में खड़ा है। ठीक है, और ये हालात हैं टोटल। इस तूफ़ान का मुख्य असर तो आंध्र प्रदेश पर हुआ है, लेकिन 10 से ज़्यादा राज्यों में इसका प्रभाव है। आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु, ओडिशा, पुदुचेरी, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और भी कई सारे राज्य हैं। ठीक है,
और ये नाम किसने तय किया? मिचोंग, तो वो म्यांमार ने तय किया है। पूरी लिस्ट बनी हुई है, 13 देश हिंद महासागर क्षेत्र के वो चक्रवाती तूफानों का नाम तय करते हैं और पहले से तय रहते हैं। ये सब नाम पहले से तय कर दिए गए हैं और जैसे ही अगला तूफान जब आएगा तो दूसरा नाम वो रख दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।